हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स फॉर बैंकिंग। आज की जो क्लास है ये डे 5 होगा और इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 होगा। इसमें आपके मीडियम टू हाई लेवल के क्वेश्चंस कवर होंगे जो कि आरआरबी पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं अभी जो क्लासेस हैं एक ऑफलाइन कोचिंग है उसके उनके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग अभी नहीं खुली है। तो उन्हीं लोगों से मैंने परमिशन लिया है कि उनके वीडियोस को मैं रिकॉर्ड करूं और उन वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल पाऊं। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू पीपल, कि आप लोगों का भी बेनिफिट हो। मैं पढ़ा तो रही हूँ, राइट? तो थोड़ा सा टाइम लगा के, आधी पौन घंटा लगा के मैं एडिटिंग करता हूँ खुद ही और वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना सो दैट मेरी मेहनत सफल हो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज को शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये एक्चुअल में पेड क्लासेस हैं, राइट, जिनको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। और जैसे पेड क्लासेस में पढ़ाया जाता है वैसे ही यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप वीडियो में देखेंगे तो उस कोचिंग का लोगो भी साथ में आता है कई बार, राइट? तो उनसे परमिशन लेके आप लोगों के लिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आप वीडियो देखिए आज कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द बोटल्स ए बी सी 2:3, 1:4, 5:6 respectively. If 3 bottles are poured into another container in the ratio of 2:3:4, then what is the ratio of milk and water in the new mixture? क्वेश्चन सबको समझ में आया? तो देखो, इस क्वेश्चन को करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। नॉर्मली आप क्या करो, बोतल 1, बोतल 2 और बोतल 3, तो इनका जो रेशियो है ये है इधर 2:3, ये वाला पार्ट है 1:4 और ये है आपका 5:6, राइट? अब आप देखो कि यहाँ पर जो टोटल वाला पार्ट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 5 और 6 11 है। तो इसको हमें क्या करना है, मेक इट इक्वल, इन सबको इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में 2:3 और 1:4 जो था वो इक्वल था, राइट? कि 2 और 3 मिला के 5 यूनिट हो रहा है और 1 और 4 मिला के 5 यूनिट है, तो दोनों में बराबर क्वांटिटी थी, 5 यूनिट 5 यूनिट। अब इसको 4:3 के रेशियो में मिलाना था, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया था और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया था और जो भी रेशियो बना था, अब उसमें से 8 यूनिट आपका वाटर था, क्या था, मिल्क था, और 3 यूनिट इधर था, तो 8 और 3 आपका मिला के 11 मिल्क बन गया था और 12 और 12 ये 24 बन गया था, राइट? और इससे पहले वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम इनका सेम था, यहाँ पर दे रखा था ऑलरेडी कि सेम वॉल्यूम है और इनको बस एक बड़े कंटेनर में पोर करना था, कोई रेशियो नहीं दे रखा था, एज इट इज पोर करना था। बट यहाँ पर इनका जो पार्ट था 7:5, 9:11, तो टोटल 12 यूनिट था और 20 यूनिट था, तो इसको हमने बराबर बनाया था। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 60 यूनिट हो गया, ये भी 60 यूनिट। तो सेम वॉल्यूम हमें बनाना पड़ा था और फिर वाटर और अल्कोहल का रेशियो निकाल दिया था। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 है, ये 5 है, ये 11 है, तो हमें इनको सेम करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, तो सेम बन जाएंगे। ठीक है, सेम बन जाएंगे। तो सेम बनने के बाद जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, अब हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये 22:23, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना है और टोटल तो 55 हो जाएगा, टोटल यहाँ पर भी 55 हो जाएगा, टोटल यहाँ पर भी, तो सब में बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो रेशियो बनेंगे वो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, 11 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 11:44 आ जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 25:30 आ जाएगा। तो देखो सब में जो टोटल वॉल्यूम है वो बराबर हो गया। अब इसको एज इट इज पोर नहीं करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में था कि उन दोनों बोतल को एक तीसरी बोतल में उड़ेल देना है, ऐसे नहीं करना है, इनको कुछ पर्टिकुलर रेशियो में उड़ेलना है। अब ये बराबर हो गए ना, तो किस रेशियो में करना है, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, इस रेशियो में। तो आप क्या करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली 2:3:4 के रेशियो में हो जाएंगे। अब इनको एज इट इज मिक्स कर दो।
तो मिल्क कितना आया और वाटर कितना आया तीसरी बड़ी बोतल में, जिसमें इन तीनों को हम 2:3:4 के रेशियो में मिलाने वाले हैं, उसका रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस 2 बार हो जाता है कि अगर ये 2:3:4 तो दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, इफ थ्री बोटल्स poured in another container in the ratio of 2:3:4 रेशियो में, जैसे यहाँ पर हमको नहीं दे रखा था कि अगर इसको 4:3 के रेशियो में मिलाना है तो पहले बराबर किया था, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। इन द सेम वे पहले हमने बराबर करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 से मल्टीप्लाई किया और 5 से मल्टीप्लाई किया, तो सब में टोटल क्वांटिटी 55 हो गई। अब इसको जिस रेशियो में मिलाना है उससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एज इट इज हम इनको एक बोतल में नहीं उड़ेल रहे हैं कि इसमें से तो 2 यूनिट लेना है, इसमें से 3 यूनिट, इसमें से 4 यूनिट, तो इसको डबल कर दो, इसको 3 टाइम्स कर दो, इसको 4 टाइम्स कर दो, ऑटोमेटिकली 2:3:4 के रेशियो में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 44:66, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 33:132, और यहाँ पर कितना बनेगा, ये 100:120। तो अब आप देखो, जिस कंटेनर में आपने ये मिक्स किया है उसमें मिल्क और वाटर, तो ये जो मिक्स होने के बाद आफ्टर मिक्सिंग जो रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का, वो क्या आएगा, तो आप ये कह सकते हो कि भाई 44 पहले वाले कंटेनर से मिल्क आने वाला है, 33 दूसरे वाले कंटेनर से आएगा और 100 यहाँ से आएगा, राइट। और यहाँ से वाटर कितना आएगा, 66, 132 और 120। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 7 और 7 और 177, और ये वाला पार्ट होने वाला है 8, और ये यहाँ पर आपका कितना आएगा 1, और ये 318, 3 से कट रहा है, तो 3 से अगर मैं कट करूंगा तो ये 59:2, 3 से कट करूंगा तो 106, तो 59:106 कहीं है क्या, नहीं, 59:106 आएगा। तो आप एक ऑप्शन इसमें ऐड कर लेना, और अगर आपको कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, 59:106। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन में से एक टाइप हमेशा पूछा जाता है आपसे, राइट। अब देखिए, एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको एग्जाम में, स्पेशली मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टायर 1 में रेयरली इस टाइप का, टायर 1 में एसएससी सीजीएल में कई बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से पूछा गया है, बैंक वाले एग्जाम में आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अच्छा, किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझना है या फिर कुछ रिपीट करना है या फिर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अब आप ये देखो कि अगर मैं बोलता हूं आपसे कॉस्ट ऑफ क्लोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, राइट। तो अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट को मैं सी मान लेता हूं, तो इसको हम इससे लिखते हैं कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द, राइट। तो फिर जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते थे तो हम ये लिख लेते थे k इंटू एल, तो ये k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए होता था, राइट। इतना पार्ट क्लियर है। कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट को W लिख लिया तो W स्क्वायर, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि C इज इक्वल टू KW स्क्वायर, राइट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक बार ना लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है,
तो हम पहले एक बार रीजॉइन कर लेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इतना पार्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किस तरीके से लिखते हैं, कि कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए K का मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता था कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो D1 इज इक्वल टू SK1 और D2 इज इक्वल टू KS2, और K को कंबाइन करेंगे एक दूसरे, जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो K कैंसिल आउट हो जाता है और ये इक्वेशन बन के आती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम लिखते हैं, मान के चलो स्पीड ऑफ ट्रेन is inversely proportional to square root of number of bogies attached to it। जो कंपार्टमेंट उसमें कितने अटैच्ड हैं, कितने डिब्बे उससे जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। मान के चलो ऐसा गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम ऐसे लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हमने कहा कि n नंबर ऑफ बॉगीज उससे अटैच्ड है, तो स्पीड हम ऐसे लिखेंगे। तो इसको भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए इक्वल टू क्या लिख देंगे, K अपॉन रूट n। तो इस तरीके से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, हर टाइप में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपसे क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ अ प्रीशियस स्टोन डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो वैल्यू मतलब हो गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट्स। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो K इंटू W स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये तो एक फॉर्मूला जनरेट हमें करना ही पड़ेगा। तो इस लाइन से जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो तो ये हो जाएगा। अब देखिए बोल क्या रहा है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू था वो था 1,25,000। इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1,25,000। बट वो ना दो पीसेज में डिवाइड हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया। सो फाइंड द लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द स्टोन, राइट। जो स्टोन था वो दो पीस में डिवाइड हो गया गिरने की वजह से, तो उसमें लॉस कितना हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लॉस कितना हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। कि एक पार्ट आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक पार्ट दिखाता हूँ। तो एक पार्ट आपको ध्यान से देखना है कि मान के चलो कि आपके पास ना ऐसे लेके चलो कि ये आपका एक पेन है, राइट। ये पेन है, मेरे हाथ में मैंने पेन पकड़ा हुआ है। तो इसको अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ तो इसका जो कैप है और जो अदर पार्ट है वो अलग अलग हो गया। ये मेरे हाथ में दूसरा कैप है और ये नॉर्मल है। तो अगर मैं कैप के साथ इसका वेट करूंगा तो दोनों का जो वेट आएगा वो सेम ही होगा ना। जब ये कंप्लीट कैप इसके साथ था ऐसे वेट ले रहा था, या फिर मैं इसको अलग अलग करके लूंगा तो भी वेट तो सेम आएगा ना, राइट। तो इस वाले पार्ट को आपको ऐसे समझना है कि अगर मैं अलग अलग पार्ट्स को, मान के चलो ये जो स्टोन है, यहां पर जो स्टोन है, स्टोन ब्रेक हुआ और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ब्रेक हुआ है और उसका जो वेट का रेशियो है वो 2:3 है। तो आप ये कह सकते हो ना कि अगर ये 2 ग्राम का है और ये 3 ग्राम का है, या आप ऐसे भी मान सकते हो 4 ग्राम और इधर लोगे तो फिर 6 ग्राम, रेशियो सेम रहना चाहिए, 2:3 रहना चाहिए। तो अगर ये वाला रेशियो लेगे तो आप ये कह सकते हो कि जो टोटल वेट रहा होगा वो 5 ग्राम रहा होगा, कि दोनों पार्ट को मिला के जब वेट करेंगे तो सेम ही वेट रहेगा जब वो एक ही स्टोन रहा होगा।
जैसे मैंने आपका पेन का पार्ट बताया, अगर मैं ये लूंगा तो ये 10 ग्राम का रहा होगा। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेके करता हूँ, आपका ये जो क्वेश्चन है इसको फर्स्ट पार्ट लेके करते हैं। तो आपको टोटल वेट अगर, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, लेट द टोटल। तो देखो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1,25,000 दे रखी है वैल्यू, 1,25,000 वैल्यू दे रखी है, राइट। और जो टोटल वेट है, टोटल वेट क्या आ जाएगा, एक का 2 ग्राम था, एक का 3 ग्राम था, तो ये 5 ग्राम हो गया, राइट। तो अब आप इस वाले पार्ट को इस फॉर्मूले में पुट करिए, तो वैल्यू आपकी है 1,00,000। म्यूट पर रखो जो भी ये बंदा है, म्यूट पर रहिए। तो वैल्यू ये हो गई k इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू क्या है आपका, 5 ग्राम वेट है, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या पता लगेगा आपको कि 1,25,000 इज इक्वल टू 25k। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5,000 वैल्यू किसकी आ जाएगी, k की। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 5k आ गई। हिंदी में ही कर रहा हूँ भैया मैं। अभी इसमें 1,25,000 को कैसे हिंदी में लिखूं, के को मैं कैसे हिंदी में लिखूं, बताओ। हिंदी में ही कर रहा हूँ ना। तो टोटल वेट है तो पूरा भार लिख दूंगा। अब इतना तो इंग्लिश समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप इंग्लिश सेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत आसान है, हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, परेशान मत हो, हिंदी में ही कर रहा हूँ। अब देखो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो वेट है वो कितना है, 2 ग्राम है। और पार्ट 2 है, उसका जो वेट है वो है 3 ग्राम। ये तो गिवन है कि भाई 2 ग्राम लिया हमने और 3 ग्राम लिया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी कि k इंटू वेट का स्क्वायर होता था। और यहाँ पर भी देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, k इंटू वेट का स्क्वायर होगा। तो आप ये कह सकते हो ना कि वैल्यू जो आएगी k की वैल्यू आपने 5,000 निकाली थी, और यहाँ पर 2 ग्राम है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, 5,000 इंटू 4 20,000 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही इस पार्ट का कितना आएगा, 5,000 इंटू 3 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 45,000 आ जाएगा, राइट। तो ये जो पार्ट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, एक का 20,000 है और एक का 45,000 है। तो टोटल मिला के इसकी वैल्यू 65,000 हो गई, दोनों की मिला के। दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये 65,000 आ रहा है। और टोटल वैल्यू कितनी थी, 1,25,000। तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू थी वो तो 1,25,000 थी, और पार्ट्स की जो वैल्यू आ रही है वो 65,000 ओनली आ रही है। तो कितना लॉस हो गया मुझे, लॉस कितना हो गया बताइए। तो मेरे को 60,000 का लॉस हो गया ना, सीधे सीधे 3 जीरो एज इट इज आ जाएंगे, और ये 0 और ये 6, 60,000 का लॉस हो गया। समझ में आ गया क्या, सब लोग जल्दी से यस और नो में आंसर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, जहां पर एक पार्ट आपका फिक्स रहता है और एक पार्ट आपका वेरी करता है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 1 पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट एंड सेकंड पार्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट। द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹650 फॉर 7 गेस्ट। जब उसके 7 गेस्ट आते हैं तो उसका पार्टी का जो एक्सपेंडिचर है वो 650 रुपये होता है, ठीक है। और अगर 11 गेस्ट आते हैं तो 970 रुपये का होता है। तो पूछ रहा है कि अगर 15 गेस्ट आएंगे तो उनका एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो इसमें फिक्स्ड पार्ट है एक, और एक है वेरिएबल पार्ट। एक है वेरिएबल पार्ट, एक फिक्स पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट है। तो फिक्स पार्ट क्या होता है, जैसे आप मान के चलो किसी होटल में जाते हैं, राइट। आपके 10 फ्रेंड है, आपके 10 फ्रेंड है। तो वो होटल में जब हम अगर पार्टी के लिए बुक कराते हैं तो बुकिंग अमाउंट जाता है, कुछ बुकिंग अमाउंट जाता है मान के चलो। तो मान के चलो बुकिंग अमाउंट 500 रुपये है,
अब जितने फ्रेंड जाएंगे उसके हिसाब से खर्चा आएगा, कि मान के चलो 10 लोगों ने खाना खाया तो खाने का फूड का अलग खर्चा होगा और फूड का वेरिएबल होगा। ये बुकिंग अमाउंट फिक्स होगा और फूड वाला वेरिएबल होगा। अगर 15 लोग जाएंगे तो बुकिंग अमाउंट तो फिर भी 500 ही रुपए लगेगा, लेकिन फूड का 15 खर्चा अलग होगा। तो फिक्स अमाउंट को हमने मान लिया कि एफ इज द फिक्स अमाउंट, और वेरिएबल जो है वो हमने मान लिया वी, वेरिएबल अमाउंट मान लिया वी। तो अगर 7 गेस्ट जाते हैं तो 650 रुपए लगते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला है सेकंड पार्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट, तो हमने कहा कि वी जो पार्ट है दैट इज पर गेस्ट, राइट, और ये फिक्स अमाउंट है। तो 650 रुपए कैसे लगे कि उसमें फिक्स अमाउंट भी रहा होगा और 7 लोगों का ये वाला खर्चा भी रहा होगा, कि हर एक का ₹20 खर्चा है तो 7 लोगों का 7V खर्चा रहा होगा, राइट, समझ में आ रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है उसको भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में तो ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में है 11 गेस्ट, राइट। तो ये जो 970 रुपए लग रहे हैं तो वो फिक्स पार्ट तो एफ रहेगा ही रहेगा। अब ये 11 इंटू वी हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन है। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, अब दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बचेगा, 4v इज इक्वल टू 0 2 और ये कितना बचेगा 3। तो v का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया 80, 4 से कट करोगे ना तो 80 आ जाएगा। तो वेरिएबल अमाउंट की वैल्यू आ गई 80। तो अब आप किसी भी एक इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर मैं अब v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करोगे 80, तो ये कितना बन जाएगा 560, 560 माइनस करोगे तो f का वैल्यू आप कैलकुलेट करना आ रहा होगा 90। अब कह रहा है कि 15 लोगों का खाना है, तो उसका एक्सपेंडिचर, तो 15 का जो टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 15 वो क्या रहेगा, 90 रुपीज तो फिक्स रहेगा और 15 इंटू 80 अलग से रहेगा। तो देखो 90 प्लस 1200 ही हो जाएगा। तो ये 1290 जिसने भी आंसर दिया था वो एकदम सही था, तो 1290 आ जाएगा। समझ में आ गया अब तो क्वेश्चन। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, आप इसको सॉल्व करिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, किसी एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए 40 लोगों का निमंत्रण है, तो प्रति व्यक्ति की लागत 2000 रुपए है पर हेड। अब देखो पर हेड बोल रहा है, सो देखिए अब यहाँ पर ये क्या दे रखा है, ये टोटल खर्चा नहीं है, ये पर हेड का खर्चा है। मतलब अगर मैं टोटल का वैल्यू लिखूंगा तो टोटल क्या होता है, फिक्स अमाउंट प्लस जो भी पर हेड कॉस्ट आ रहा होगा और इनटू नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो टोटल तो यही होता है ना। तो देखो यहां पर अगर टोटल निकालना हो तो फिक्स अमाउंट, इफ देयर आर 40 इनवाइट्स द कॉस्ट ऑफ पार्टी पर हेड इज, अच्छा टोटल ये, एक सेकेंड, सो यहां पर हेड का जो खर्चा आ रहा है वो आपका कितना बन रहा है 2000। और अगर 50 लोग होते हैं तो 50 लोग होते हैं, वो टोटल पर हेड का खर्चा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1800। तो देखो टोटल क्या होता है, टोटल होता है फिक्स प्लस कॉस्ट कितना है और लोग कितने हैं, यही तो होता था। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है। तो अब आप देखिए कि अगर 40 लोग इनवाइट किए गए हैं और पर हेड 2000 रुपए है, तो टोटल कितना बनेगा कि 2000 हर बंदे का खर्च हुआ है, पर हेड आपका 2000 रुपए, तो टोटल 80,000 खर्च हुआ। उसमें से कुछ फिक्स अमाउंट में रहा होगा और कुछ पार्ट आपका ये पार्ट रहा होगा जो मैं पर हेड कॉस्ट मान रहा हूं, और 40 लोग थे। पहला इक्वेशन तो हमारा ऐसा बन जाएगा। और जब 50 लोग हैं
तो 1800 रुपये पर हेड खर्चा आ रहा है, तो टोटल खर्चा तो इतना रहेगा, उसमें से कुछ फिक्स अमाउंट रहेगा और कुछ आपका ये जो कॉस्ट है पर हेड वो है, और 50 लोगों का कॉस्ट रहेगा। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो कई बार इस तरीके से पूछता है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ से एफ और फिक्स्ड कॉस्ट हमने क्या माना है, सी माना है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट माना है हमने, ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट है, और सी माना है हमने वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या माना है हमने, सी माना है, राइट। अब आप देखिए कि ये जो एफ प्लस 40C है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 80,000, और f प्लस 50 जो c है उसका वैल्यू आ रहा है 90,000। दो इक्वेशन है। अब क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो सेकंड में से, तो f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10c इज इक्वल टू 10,000 आ जाएगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा 1000। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू आ गया। तो ये c क्या था, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था ना। अब अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो देखो इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर दो, c का वैल्यू पुट करोगे तो c का वैल्यू 1000 है, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा यहाँ से, तो f का वैल्यू आपका आने वाला है 40,000। आप कैलकुलेट कर लेना भले कि यहाँ पर इंटू 1000 करूंगा तो ये 40,000 होगा, फिर 40,000 80,000 में से 40 माइनस करोगे तो f की वैल्यू 40,000 आ जाएगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पार्टी इफ देयर वर 50 इनवाइट। अरे 50 इनवाइट होते तो टोटल, यहाँ पर अगर मान के चलो, ये इसमें एक करेक्शन कर देता हूं, अगर 60 इनवाइट होते, अगर 60 इनवाइट होते, क्योंकि 50 का तो ऑलरेडी हमें दे ही रखा था ना, अगर 60 इनवाइट होते तो फिक्स प्लस c इंटू 60 होता, तो फिक्स से आपका 40,000 प्लस 1,000 इंटू 60, तो ये 1 लाख हो जाता। अगर 50 का ही पूछ रहा है तो 50 का तो हमें ऑलरेडी हमने निकाल रखा है ना 90,000, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया वैल्यू। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करिए, ये क्वेश्चन अब आप अपने आप करिए, मैंने ऑप्शन भी नहीं दे रखे कि आप तुक्के मार पाए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी कराया था और बड़े आराम से सभी लोगों को समझ में आया था। एक आंसर है 445400 पीके ने आंसर दिया है, तो चेक करते हैं। ये 6,80,000 है, तो ये आपका आ रहा है 4,45,400। ओके, तो देखिए सिंपल सा है, 3 पीसेज में डिवाइड हुआ, तो एक पीस P1 है और एक P2 है और P3 है। अगर तीनों पीसेज का वेट हम बराबर ऐड कर दें तो टोटल वेट पता लग जाएगा। तो पहला वेट 5 ग्राम मान लें, दूसरा वेट 7 ग्राम मान लें और तीसरा वेट 8 ग्राम मान लें, तो जो टोटल वेट है, टोटल वेट ऑफ डायमंड, वो पता लग जाएगा। तो टोटल वेट कितना है हमारा, टोटल वेट हो गया आपका 7 5 12 और ये 20 ग्राम मान लेते हैं। और आपको टोटल प्राइस भी दे रखा है, टोटल प्राइस दे रखा है, टोटल प्राइस है 6,80,000, 6,80,000, राइट, टोटल प्राइस। तो अब आप देखिए कि टोटल प्राइस बनेगा क्या, कि जो टोटल प्राइस आएगा, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, प्रीसियस डायमंड accidentally dropped and break into 3 pieces. The weight of this, the value of the diamond is directly proportional to square of its weight. तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो प्राइस आपका क्या आ जाएगा, k इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। तो जो टोटल प्राइस है वो किसके बराबर हो गया, k इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। और टोटल प्राइस आपको 6,80,000 ऑलरेडी दे रखा था, और k का वैल्यू पता नहीं है, वेट का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 6,800
00 इज इक्वल टू 400 इंटू के, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से ये 1700, तो के का जो वैल्यू आ गया आपका वो आ गया 1700, राइट। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो पीस वन है उसका प्राइस निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास के का भी वैल्यू है और प्राइस पीस वन का कितना वेट है, 5 ग्राम है, तो इसका जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा 1700 इंटू 5 का स्क्वायर। ऐसे ही पीस टू है वो कितना होगा 1700 इंटू 7 का स्क्वायर। ऐसे ही पीस थ्री है उसका भी प्राइस क्या होगा 1700 इंटू 8 का स्क्वायर। और इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 1700 तो कॉमन है ना, 1700 कॉमन है, तो ये कितना हो गया आपका, ये 25 और 49, 25, 49 और 64, ये वाला पार्ट ऐड होगा, तो ये कितना बनेगा 8 और 6 6 12 और 13 138, राइट। तो इनकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 0 और 17 का 17 8 जा क्या होता है 136 होता है ना, 13 कैरी फॉरवर्ड हो गया और 51 और ये 4 हो गया 6 कैरी फॉरवर्ड, और तो ये 2,34,600, ये इन तीनों का कॉस्ट आया। मैंने क्या किया 1700 कॉमन ले लिया, 1700 कॉमन, तो 25 प्लस 49 प्लस 64 उसको 138 कर दिया, तो इन सब का वैल्यू आ गया। अब देखो लॉस क्या आएगा, लॉस यही तो होगा 6,80,000 में से आपने 2,34,600 माइनस करना है, तो 004 और ये आ गया 5 और ये हो गया 4 और ये हो गया 4, तो जो आंसर दिया गया था दैट वाज करेक्ट। 4,45,400 विजेता ने, पीके ने, दोनों ने आंसर सही दिया था, और आपको समझ में भी आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। कह रहा है एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है और बिल्ली के हर 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, और कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांग के बराबर होती हैं, तो कुत्ते और बिल्ली की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। अ डॉग परस्यूज मतलब पीछा कर रहा है, और वो क्या है कि वो टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 6 लीव्स ऑफ द कैट, तो जितने टाइम में कैट 6 लीव्स लेती है उतने ही टाइम में डॉग 5 लीप लेता है, राइट। और 4 लीप जो है वो डॉग के 4 लीप डॉग के और 5 लीप कैट के वो बराबर है। तो अब आपसे स्पीड का रेशियो पूछा गया है, तो बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट भी करते हैं, और मैं बेसिक से बता देता हूं आपको कि एक तो मैं मान के चलता हूं कि लेंथ ऑफ डॉग स्लीप, तो लेंथ ऑफ डॉग स्लीप आप क्या बोल सकते हैं कि डी मीटर चलता है, मान के चलो डी मीटर है, एक लीप में ये डी मीटर चलता है। और कैट स्लीप का क्या हो जाएगा, कैट लीप का लेंथ मान लें अगर सी मीटर, राइट। तो अभी आपसे बोला गया है कि 4 लीव्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू, यहां आर इक्वल टू द 5 लीव्स ऑफ कैट, तो 5 लीव्स ऑफ कैट, राइट, यही तो बोला गया। तो अब आप ये कह सकते हो ना कि 4 इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू सी, तो अब आप d बाई सी का रेशियो निकाल सकते हो 5/4। अभी क्या आया है, ये अभी आप ध्यान से देखना, अभी आपका ये उनकी स्पीड का रेशियो नहीं आया है, ये उसका ये लीप, ये जो कुत्ता जो डॉग जो है वो जो लीप लेता था और जो कैट लीप लेती थी उनका रेशियो आया है कि एक लीप में ये जो ये चलते हैं उसका रेशियो क्या है, तो ये लीप्स का रेशियो आया है, लीप्स रेशियो, जो एक छलांग लगाते हैं ना उसका रेशियो आया, राइट। तो एक जो डॉग जो छलांग लगाता है वो आप ऐसे मान के चलो कि 5 मीटर की लगाता है, और जो कैट जो छलांग लगाती है वो 4 मीटर की लगाती है,
ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ रहा है? इसको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट बेसिक से एक बार समझ लो, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आपको यहां से इस लाइन को समझना है, अ डॉग परस्यूज अ कैट एंड टेक्स 5 लीप। तो जितनी देर में डॉग 5 लीप लेता है उतनी देर में कैट 6 लीप लेती है। तो डॉग 5 मीटर एक लैप में चलता है और 5 लैप में कितना चलेगा? तो डॉग ने चला होगा 25 मीटर, और कैट एक लीप में 4 मीटर चलती है, और लीप्स कितने लिए उसने? 6 लीप लिए उतने ही टाइम में। तो कैट ने चला होगा 24 मीटर। तो जितने टाइम, तो इनकी स्पीड का रेशियो कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, और टाइम कांस्टेंट है, टाइम दोनों का बराबर है ना। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा। तो स्पीड ऑफ डॉग एंड स्पीड ऑफ कैट का जो रेशियो आ गया वो 25:24 है। अब इसका शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्टकट। तो आप क्या करो, जो लीप का जो रेशियो है, ये 5 लीप ले रहा है, एक 4 लीप ले रहा है। हाँ, एक 5 लीप लेता है और एक 6 लीप ले रहा है, ये है ना। तो ये यहां पर ये कितना ले रहा है? डॉग जितनी देर में 5 लीप चलता है उतनी देर में कैट 6 लीप चलती है। तो ये लीप्स का रेशियो ले लेते हैं, राइट। अब ठीक है, और देखो 4 लीप, डॉग के 4 लीप, डॉग के 4 लीप और कैट का 5 लीप। तो ये क्या कर रहे हैं, हम डॉग वाला पार्ट लिख रहे हैं, और ये वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, कैट वाला। कि कैट अगर जितनी देर में डॉग 5 लीप चलता है उतनी देर में कैट 6 लीप चलती है, और डॉग टोटल मिला के कितना चलता है, 4 लीप, और कैट टोटल मिला के कितना चल रही है, 5 लीप। तो इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे लिख के, तो इनकी स्पीड का रेशियो आ जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25:24 होता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बेसिक मेथड मैंने बताया आपको, और अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आप डॉग कितना चल रहा है, 5 लीप, और 4 लीप लेता है, इधर 4 लिख दिया, 6 ये और 5 ये, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनकी स्पीड का रेशियो आ जाता है। अगर डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा वो डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अभी अभी किया था ना आपने ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं।